नमस्कार, कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, अब उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक गांव को ई विलेज बनाया जाएगा। यहां सारा डाटा कंप्यूटरीकृत रहेगा और मौके पर तुरंत प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कौशांबी जिले के एक गांव बवरा को प्रदेश का पहला ई विलेज होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ई विलेज योजना में आगे चलकर हर गांव में एक केंद्र होगा जहां सारा ब्यौरा यानी डाटा कंप्यूटरीकृत रहेगा। शुरुआत में कुटुंब रजिस्टर की नकल, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विधवा व वृद्धावस्था प्रमाण पत्र, पेंशन के लिए सत्यापन जैसी कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन आगे चलकर इसमें राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, सरकारी मुकदमों की मौजूदा स्थिति आदि सारी सुविधाएं मिलेंगी। अगर कोई आदमी अपनी या दूसरे व्यक्ति की जमीन से जुड़े दस्तावेज की जानकारी चाहता है तो वो उसे पोर्टल पर देख सकेगा। किसान भाइयों, लेखपाल या पंचायत सेक्रेटरी को स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि वे कहीं से भी डाटा अपडेट करके सत्यापित कर सकें। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया है कि जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में ई विलेज योजना लागू की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश व बजट भेज दिया गया है। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलों में बनी चीनी महंगी होने के चलते अब दिल्ली या पश्चिम बंगाल जैसे बड़े बाजारों में नहीं खप रही है। इन बाजारों में कर्नाटक की सस्ती चीनी आ रही है। इसका कारण यह है कि उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश में कर्नाटक के चीनी मिल मालिकों को केंद्र सरकार द्वारा तय मूल्य पर किसानों को गन्ने का मूल्य भुगतान करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद कर्नाटक में चीनी मिल मालिकों को वहां के गन्ना किसानों को 210 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से भुगतान करने की सहूलियत मिल गई है, जबकि उत्तर प्रदेश में इस पेराई सत्र में 280 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से मिल मालिकों को किसानों को गन्नों का मूल्य भुगतान करना पड़ता है। इस समय खुले बाजार में चीनी का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल आ गया है, जबकि उत्तर प्रदेश की निजी चीनी मिलों की लागत 3600 रुपए प्रति क्विंटल है। उधर कर्नाटक 2850 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से अपनी चीनी की आपूर्ति बाजार में कर रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की अपेक्षाकृत महंगी चीनी की मांग बाजार में घटती जा रही है। किसान भाइयों, फैजाबाद के हनुमंत नगर विकास खंड पूरा बाजार के नरियावा गांव के पास गत दिनों शारदा सहायक नहर कट गई। पानी के तेज बहाव से आसपास के कई किसानों की सैकड़ों बीघा फसलें जलमग्न हो गई। फसलों में पानी के साथ सिल्ट भी आ गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों समेत राजस्व व पुलिस महकमे की टीम प्रभावित गांवों में कैंप कर रही है। सिंचाई विभाग ने नहर का पानी बंद करवा दिया है। बहाव कम होने के बाद नहर की मरम्मत का काम किया जा रहा है। किसान भाइयों, इसी तरह बाराबंकी में फतेहपुर रसूलाबाद माइनर रसूलाबाद गांव के पास कट गई थी, जिससे कई किसानों की लगभग 70 बीघा मेंथा की फसल माइनर के पानी की भेंट चढ़ गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मछली पालन को कृषि का दर्जा देने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई कैबिनेट की एक बैठक में लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट ने मछुआ जाति के गरीब लोगों के मकानों के निर्माण के लिए लोहिया आवासों के समान प्रति आवास 1,85,000 रुपए की धनराशि देने का निर्णय भी लिया है। मछली पालन के लिए ऊंची ब्याज दरों के बजाय अनुदानित ब्याज दरों पर किसानों को ऋण मिल सकेगा। प्राकृतिक आपदा और दूसरी परिस्थितियों में मछली पालने वालों को कृषि की तरह बीमा की धनराशि मिलेगी। बाजार में भी मछली को कृषि की तरह प्रोत्साहन दिया जाएगा। मछली पालन के तालाबों के रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प शुल्क की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय से मछली पालने वालों को अनावश्यक खर्च से मुक्ति मिलेगी और कृषि क्षेत्र को मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी। किसान भाइयों, ये तो थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। आइए अब जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की कुछ समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, अगर आप धान और गेहूं की फसल के बीच लाही या आलू की फसल लेना चाहते हैं तो धान की जल्दी पकने वाली किस्में जैसे नरेंद्र 97, रत्ना या गोविंद जैसी प्रजातियों की बुआई करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई के लिए 500 से 800 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी डालें। मक्का की बुआई 25 जून तक पूरी कर लें।
संकर मक्का की गंगा 2 और गंगा 5 तथा संकुल मक्का की प्रजातियां हैं तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता तथा देशी प्रजातियां हैं जौनपुरी सफेद और मेरठ पीली। बुआई से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। ज्वार की बुआई इस माह के अंतिम सप्ताह तक पूरी कर लें। ज्वार के लिए प्रति हेक्टेयर 12 से 15 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। मूंगफली की बुआई इस महीने के दूसरे पखवाड़े तक कर लें। टाइप 64 तथा कौशल गुच्छेदार प्रजातियां हैं, जबकि चंद्र और टाइप 28 फैलने वाली प्रजातियां हैं। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में इस माह नाइट्रोजन की पूरी मात्रा खेत में डाल दें। गन्ने में अगोला कीट की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरान चूर्ण 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जायद में बोई गई सूरजमुखी और उड़द की कटाई मड़ाई का काम तथा मूंग की फलियों की तुड़ाई का काम जल्द पूरा कर लें। यदि अभी तक गर्मी की जुताई न कर पाए हों तो इस काम को जल्द पूरा कर लें। इसके साथ ही खेत के मेड़ों की मेड़बंदी का काम कर लें, जिससे बारिश का पानी पोषक तत्वों के साथ खेत से न बहने पाए। किसान भाइयों, खेती बाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की कुछ मंडियों के औसत मंडी भावों की। गेहूं सरधना मंडी में 1445 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1405 रुपए, बरेली मंडी में 1415 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1402 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। चावल सरधना मंडी में 2125 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 2015 रुपए, बरेली मंडी में 2080 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2015 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चना सरधना मंडी में 3250 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच मंडी में 3640 रुपए, बरेली मंडी में 3190 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। अरहर बरेली मंडी में 4975 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर मंडी में 5010 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। उर्द बरेली मंडी में 4950 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर मंडी में 4950 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। मसूर बरेली मंडी में 4850 रुपए प्रति क्विंटल और शाहजहांपुर मंडी में 4750 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। किसान भाइयों, तिलहन में सरसों का भाव सरधना मंडी में 3080 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 2960 रुपए, बरेली मंडी में 3050 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 3150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ का भाव सरधना मंडी में 2725 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच मंडी में 2870 रुपए, बरेली मंडी में 2885 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2910 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आइए जानकारी लेते हैं कुछ सब्जियों के मंडी भाव की। आलू सरधना मंडी में 1285 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1550 रुपए, बरेली मंडी में 1425 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1370 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज सरधना मंडी में 1010 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 1285 रुपए, बरेली मंडी में 1170 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। टमाटर सरधना मंडी में 390 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 570 रुपए, बरेली मंडी में 500 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 630 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। भिंडी की बात करें तो सरधना मंडी में भिंडी 480 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 820 रुपए, बरेली मंडी में 1300 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में भिंडी का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तोरई सरधना मंडी में 470 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच में 760 रुपए, बरेली मंडी में 850 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। कद्दू सरधना मंडी में 430 रुपए प्रति क्विंटल, बहराइच मंडी में 380 रुपए, बरेली मंडी में 800 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 375 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। फलों की बात करें तो सेब का भाव बहराइच मंडी में
7,450 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली मंडी में 5,600 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में सेब का भाव 6,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केला बहराइच मंडी में 1,890 रुपए प्रति क्विंटल, बरेली मंडी में 2,450 रुपए और शाहजहांपुर मंडी में 2,450 रुपए के भाव से बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कृषि जगत की नवीन जानकारियों के साथ। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आप सभी का एक बार पुनः कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। किसान भाइयों, हम परंपरागत ढंग से खेती किसानी करते रहते हैं और कृषि कार्य जब करते हैं तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम क्या खेत का या जो भूमि है उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी हमने फसल लगाई है उसके साथ साथ हम जो है कुछ पेड़ पौधे या वृक्ष भी लगा सकते हैं एक सह फसली के रूप में, ताकि जो है दोगुना जो मुनाफा है, लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी लेंगे कि कृषि वानिकी क्या है, किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है और किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से सहायक अध्यापक डॉक्टर मुनीश गंगवार जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई तरफ से जानना चाहता हूं कि जो ये कृषि वानिकी है, इसकी आवश्यकता क्यों है हम किसान भाइयों को? देखिए, जो हमारे आज का जो
समय है कृषि वानिकी इसलिए आवश्यक है कि जो हमारे पौधे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो जो हमारा वन क्षेत्र है वो 6.88 रह गया है। और अगर हम अपने वृक्ष के द्वारा जो कवर होता है, ट्री कवर जिसको कहते हैं, उसको अगर मिलाएं तो 10 कुछ हो पाता है। तो जबकि जो हमारी भारतीय वन नीति है उसके अनुसार 33% होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर हम वृक्ष के साथ साथ जो हमारी खाद्यान्न वाली फसलें हैं या तिलहनी दलहनी फसलें हैं और साथ ही साथ हमारे जो औषधीय पौधे हैं उनकी खेती करते हैं, तो हमें उत्पादन साथ साथ ज़्यादा मिलेगा। और उत्पादन के साथ साथ जो वर्तमान परिवेश में जो हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, भूमि की उर्वर शक्ति ह्रास हो रही है, उसकी जो उत्पादकता भी बनाए रखेंगे। इस तरह अगर हम कृषि वानिकी अपनाते हैं तो निरंतर रूप से हमको उत्पादकता मिलेगी और हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहेगी। और साथ ही साथ ये उस क्षेत्रों के लिए जो अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र हैं, एरिड और सेमी एरिड, उन क्षेत्रों के लिए भी कृषि वानिकी जो एक पद्धति है वो बहुत ही आवश्यक है। और इससे हमारे किसान भाइयों को जो हमारी ज़रूरत है, जैसे चारा है, ईंधन है और खाद्यान्न है, इसकी पूर्ति होती है। इसलिए आज का जो समय है वो कृषि वानिकी के लिए बहुत जरूरी समय है। और ये डॉक्टर साहब ये कह सकते हैं कि हम किसानों को दुगना लाभ मिल सकता है कि खाद्य पदार्थ है तो जो कृषि करते हैं वो कर सकते हैं, और साथ साथ जो है हम जो है वृक्ष लगाकर हरियाली भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा कृषि वानिकी जो है वो क्या है? देखिए, कृषि वानिकी में हम लोग क्या करते हैं, ये पिछले 30 या 35 साल से कृषि वानिकी में वैज्ञानिक रूप से कौन कौन फसलों को लें, कौन कौन से उनके मॉडल्स हैं और किन फसलों के साथ किन किन प्रजातियों को लें, ये आवश्यक है। और ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम वुडी पेरिनियल्स के साथ साथ पशु को भी शामिल करते हैं। मतलब हमारे जो किसान भाई हैं उनकी सारी आवश्यकताएं इससे पूरी होती हैं और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो इस तरह की जो पद्धति है जिसमें हम कृषि फसलों के साथ जो हमारी खाद्यान्न की फसलें हैं उनको अगर एक साथ लेते हैं तो इस तरह की जो प्रणाली कहलाती है वो कृषि वानिकी पद्धति कहलाती है। और साहब, जैसे आपने पद्धति की बात कही, तो कृषि वानिकी में कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं? देखिए, ख़ास तौर से जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो कृषि वानिकी की पद्धति हैं वो 3 ज़्यादा प्रचलित हैं। वैसे तो 6 होती हैं, लेकिन मुख्यतया जो हमारा वन चरागा पद्धति है और वन कृषि पद्धति और वन उद्यानिकी। तो जो वन कृषि पद्धति है इसमें हम जो कृषि फसलें हैं हमारी, जैसे आपका चना है, मटर है, मसूर है, गेहूँ है, इनके साथ जो हमारे पौधे हैं जैसे पॉपुलर ले सकते हैं, यूकेलिप्टस ले सकते हैं, तो इनको हम समावेश करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी कृषि चरागा वन पद्धति है उसमें हम पशुओं के चारे की भी बात करते हैं। और पशुओं के चारे के साथ साथ जो हमारे कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो हमारे चारा देते हैं, और साथ ही साथ कुछ वृक्ष की प्रजातियां के साथ हम घासें भी लेते हैं जो ख़ास तौर से दलहनी होती हैं, जिससे कि जो पशुओं का चारा है वो और पौष्टिक हमें मिलता है। और तीसरी जो पद्धति है वन उद्यानिकी पद्धति कहलाती है, जिसको एग्री हार्टिकल्चर सिस्टम कहते हैं। इसमें हम अपनी जो फसलें लेते हैं, फसलों के साथ साथ हम फल देने वाले वृक्ष लेते हैं, और फल देने वाले वृक्ष के साथ साथ जो हमारी औषधीय और सुगंधीय पौधे हैं उनका भी हम समावेश करते हैं। तो इससे हमको फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारी कोई फसल मान लीजिए सूखा हो जाता है या पानी कम बरसता है या पानी ज़्यादा हो, कहीं बाढ़ आ जाती है, तो उस स्थिति में जो हमारी मुख्य फसल है अगर वो किसी कारणवश हमें कम उपज देती है, तो जो हमारी दूसरी फसल है जैसे वृक्ष हैं हमारे या फल हैं, तो किसान को इससे हमें लाभ मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उत्पादकता ज़रूर प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए ये पद्धतियाँ किसान को अपनाना चाहिए। किसान एक ही समय में 2 चीज़ों का काम करना, जैसे कि वृक्ष लगाना और साथ साथ फसल लगाना। ये आपने बहुत सही बात डॉक्टर साहब कही कि अगर एक जगह से हमें वो चीज़ मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो उससे हम जो है वो उसकी कर सकते हैं। साथ साथ जैसे आपने पद्धति की बात कही डॉक्टर साहब, तो उसमें जो पौधों का चयन करना है और साथ ही साथ जो फसलों का चयन करना है, तो किसान भाई ये चयन किस तरीके से करें? देखिए, इसमें किसान भाइयों को 2-3 बातों को ध्यान देना है कि हम कौन सा फसल लें और उसके साथ कौन सा पौधा लें। तो ये ध्यान देना है कि उस क्षेत्र की क्या ज़रूरत है, उस क्षेत्र की आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार किसान भाई अपनी फसल का चयन करते हैं और पौधों का चयन कर सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश या हमने पूरे भारतवर्ष के लिए जो पद्धतियाँ हमारी हैं उसके मॉडल्स विकसित किए गए हैं। तो जैसे आपका उत्तर प्रदेश में गंगा का क्षेत्र है, मध्य मैदानी क्षेत्र है, तो इस जो ख़ास तौर से जो तराई का क्षेत्र है, जैसे इसमें आप पॉपुलर और यूकेलिप्टस के साथ धान भी ले सकते हैं और गेहूं भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो दलहनी फसलें हैं जैसे मसूर है, मटर है, चना, ये ले सकते हैं।
इसी तरह के जो आपके फल वाले पौधे हैं जैसे आंवला है, बेर है, इसके साथ आप औषधीय पौधे हैं उनके ले सकते हैं, जैसे सतावर है, सर्वगंधा है, अश्वगंधा है। तो इनसे हमें इससे फ़ायदा एक ये भी होता है किसान को कि साल भर जो उसके रोजगार, जो उसके कार्य दिवस बढ़ जाते हैं। जब फसल में काम नहीं होता है तो वो पौधों का काम कर लेता है। और इसको लगाने के लिए एक चीज़ ये है कि इस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारी फसल है, मुख्य फसल है, उस फसल का और पौधों का आपस में सामंजस्य रहे। जैसे कि अगर हम अपनी मुख्य फसल को 75% जो एरिया है एक किसान का खेत का और 25% हम पौधों में लगाते हैं, तो जो हमारी मुख्य फसल है उसका जो उपज है वो हमारी प्रभावित नहीं होती है। इसका हम और ध्यान रखते हैं। तो जो पौधे लगाने हैं किसानों को सामान्यतः किनारे किनारे ही लगा सकते हैं या कुछ हिस्सा खेत के बीच में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें देखिए 2 तरह से वो पौधे लगा सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप 8 बाई 8 मीटर पर पौधा लगा रहे हैं तो 8 मीटर पर पौधा लगाने के बाद उसमें 1 मीटर के बाद एक साथ 2 लाइन ले सकते हैं और बीच में 8 मीटर में जो बचेगा उसमें फसल ले लेंगे। या फिर पौधे की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रख लेंगे। तो इस तरह से जो बीच का है 2 पौधों की रो कतार होंगी, कतारों के बीच में हम फसल ले लेते हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है हमारा कि जो हमारे पौधे हैं और उसके जो बीच की जगह है तो करीब पौधों से जो पहली कतार है और दूसरी कतार करीब 1 से 1.5 मीटर तक हमारी उपज थोड़ी कम होती है, लेकिन बीच की उपज हमारी पूरी मिल जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो है कृषि वानिकी क्यों आवश्यक है किसान भाइयों के लिए और कितने फ़ायदेमंद है ये किसान भाइयों के लिए कि एक फसल के साथ साथ हम पौधरोपण करके एक तो दुगना मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ जो है वो हरियाली के लिए भी हम एक पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर साहब, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। ज्यादातर क्षेत्रों में बृहस्पतिवार की शाम आई तेज आंधी से एक तरफ जहां जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं आम की फसल को भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में आंशिक बदली छाई रहने के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। किसान भाई खरीफ में मोटे अनाजों मक्का, ज्वार व बाजरा आदि की खेती को प्राथमिकता दें। मध्यम अवधि 130 से 140 दिन में पकने वाले धान की नर्सरी 20 जून तक तथा कम अवधि 115 से 120 दिन में पकने वाले धान की नर्सरी 25 जून तक डालें। किसान भाइयों को सलाह है कि वे धान की नर्सरी कुछ दिनों के अंतराल पर डालें ताकि मौसम की अनिश्चितताओं से बचा जा सके। अधिक जलभराव वाले क्षेत्रों में जहां 1 मीटर से अधिक पानी लगता हो, धान की संस्तुत प्रजातियों जलनिधि व जलमग्न की सीधी बुआई करें। बागवान भाई आम में डांसी मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजिनाल 0.1% तथा मैलाथियान 0.1% घोल को डिब्बों या बोतल में भरकर पेड़ों पर ट्रैप लगाएं। केले की फसल में 5 से 7 दिनों पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। हल्दी, अदरक व धनिया की बुआई 15 जून तक पूरी कर लें। मौसम परिवर्तन के अनुसार पशुओं को 3 माह में एक बार कृमिनाशी दवा जरूर पिलाएं। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।